Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, Udaipur. Today we will study Takhtajan's system of classification of angiosperms या Magnoliophyta. Arman L. Takhtajan, a Russian morphologist, paleobotanist and taxonomist, जो जाना जाता है अपने इंटरप्रिटेशन के लिए जो उन्होंने दिए थे इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप को टेक्सा के बीच में एक्सप्रेस करने के लिए। उनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1966 में रशियन में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1980 में बॉटनिकल रिव्यू में उनका क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ। लगभग 134 पेज का क्लासिफिकेशन था। इन द नेम ऑफ आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या मैग्नोलियोफाइटा। उनके क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया जो उन्होंने इस्तेमाल किए टेक्सा को डिफ़ाइन करने में, वो ना केवल ग्रोथ हैबिट बल्कि लीव्स और लीफ अरेंजमेंट यानी फिलोटेक्सी वगैरह, इवन स्टोमेटल एपरेटस, नोडल और वुड एनाटॉमी, इन्फ्लोरेसेंस से लेकर के फ्लावर और फ्रूट तक के कैरेक्टर्स को उन्होंने इम्पॉर्टेंट माना, जिसमें एंड्रूशियम, पॉलन ग्रेन्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर भी वो गए, कार्पल्स के को भी उन्होंने देखा, प्लेसेंटेशन, ओव्यूल्स, सीड्स और फ्रूट्स, इन सभी के कैरेक्टर्स को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। उनके क्लासिफिकेशन में यदि हम प्रिमिटिव और एडवांस्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ट्री हैबिट इज़ प्रिमिटिव यानी वुडी प्लांट्स आर प्रिमिटिव एंड हर्बेशियस प्लांट्स आर एडवांस्ड। एवरग्रीन प्लांट्स जिनमें पत्तियां सारी एक साथ नहीं झड़ती हैं, प्लांट एक साथ नेकेड नहीं होता है, वो प्रिमिटिव है। और डेसीडुअस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एडवांस्ड हैं। रेटिकुलेट विनेशन यानी जालिका रूपी शिरान विन्यास which is present in monocots in dicots is primitive, and parallel venation which is present in monocots is advanced. स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल्स होते हैं, हमें मालूम है, और गार्ड सेल्स के आसपास एपिडर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन कई बार वेल डिफाइंड सब्सिडियरी सेल्स which are different in structure from other epidermal cells are present. तो सब्सिडियरी सेल्स का प्रेजेंट होना गार्ड सेल्स के बाहर ये प्रिमिटिवनेस है, और नहीं प्रेजेंट होना यानी सारे एपिडर्मल सेल्स का एक जैसा होना गार्ड सेल्स से बाहर, वो एडवांस्ड कैरेक्टर है उनके अनुसार। नोडल एनाटॉमी की यदि बात करें तो 3 या 5 लैक्यूना या गैप की प्रेजेंस होना प्रिमिटिव है उनके अनुसार, और एक लैक्यूना, एक गैप एडवांस्ड है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को उन्होंने प्रिमिटिव माना और रेसिमोस को उन्होंने डिराइव्ड माना। इसी प्रकार पॉलन ग्रेन्स जिनमें बाहर कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है, कोई स्कल्पचरिंग नहीं होती है, उसको उन्होंने प्रिमिटिव माना, और वेरियस टाइप ऑफ स्कल्पचरिंग उसको उन्होंने एडवांस्ड कैरेक्टर माना। इसी तरह ओव्यूल्स, यदि 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है ओव्यूल के बाहर तो वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और एक इंटेगुमेंट के प्रेजेंट एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। यदि ओव्यूल की बात करें तो एनाट्रोपस ओव्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स यानी लगभग 80% एंजियोस्पर्म्स में होता है, वो प्रिमिटिव है। और दूसरे जो टाइप्स हैं जिनमें ऑर्थोट्रोपस भी आ जाएगा, हेमिएनाट्रोपस भी आ जाएगा, कैम्पाइलोट्रोपस भी होगा और सर्सिनोट्रोपस भी होगा, ये सारे एडवांस्ड हैं या डिराइव्ड हैं। 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज प्रिमिटिव, बेसिक टाइप माना है उन्होंने इसको, जिसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एंटीपोडल्स के, 3 एग एपरेटस के
और 2 पोलर न्यूक्लियाई के हैं, उसको उन्होंने प्रिमिटिव माना है। और दूसरे जो प्रकार हैं वो सारे डिराइव्ड प्रकार हैं, एडवांस्ड प्रकार हैं। जब हम क्लासिफिकेशन के आउटलाइन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नोलियोफाइटा मीन्स एंजियोस्पर्मी, उसमें 2 क्लासेस उन्होंने बनाई, मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा, यानी डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। कुल मिलाकर उन्होंने एंजियोस्पर्मी को 10 सब क्लासेस में डिवाइड किया, 7+3 यानी डाइकॉट और मोनोकॉट की। 28 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया उन्होंने, 20+8, और 92 ऑर्डर्स थे, 71 ऑफ डाइकॉट्स एंड 21 ऑफ मोनोकॉट्स। और कुल मिलाकर इन ऑर्डर्स में 92 ऑर्डर्स में उन्होंने 410 फैमिलीज़ को रखा। अब 7 सब क्लासेस ऑफ डाइकॉट्स आर मैग्नोलियोडी, राननकुलिडी, हमामेलिडी, कैरियोफाइलिडी, डिल्लेनिडी, रोजिडी एंड एस्ट्रिडी। 71 orders. Magnoliaceae is the most primitive order of dicots and सबसे एडवांस्ड ऑर्डर जो है वो एस्ट्रेल्स है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स को उन्होंने 3 सब क्लासेस में बांटा, एलिस्मेटिडी, लिलिडी एंड एरिडसिडी, और 21 ऑर्डर्स जिसकी शुरुआत एलिस्मेटेल्स से है और उसका अंत जो है वो एरेल्स में है। इन ऑर्डर्स को उन्होंने सुपर ऑर्डर्स में रखा था, यानी सब क्लासेस को उन्होंने सुपर ऑर्डर्स में बांटा और उन सुपर ऑर्डर्स में उन्होंने ऑर्डर्स रखे। इन जो ये क्लासिफिकेशन है उसको सक्सेना एंड सक्सेना, जो प्रगति प्रकाशन मेरिट की बुक है, उससे मैंने ये डाला है। इसको मेरी ये सजेशन है कि एज सच रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल बेसिक्स को समझने की ज़रूरत है और जितना क्लासिफिकेशन याद रह जाता है काफ़ी है। क्लासिफिकेशन को समझने के लिए किस आधार पर वो क्लासिफिकेशन बना है, यानी क्या क्राइटेरिया हैं, कहाँ वो पब्लिश हुआ, किस नाम से पब्लिश हुआ, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, और आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन में जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो बड़े हायरार्की हैं, बड़े जो टेक्सा हैं, उनके याद कर लेना काफ़ी होता है। लेकिन मैंने ये डाला है ताकि आपको एक आइडिया रहे। और इस क्लासिफिकेशन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो डाइकॉट में जो सुपर ऑर्डर्स हैं, मैग्नोलियनी से लेकर के रेफ्लिशियनी, निम्फिनी, रैननकुलिनी, उसके बाद हमामेलिडिनी, जुगलैंडिनी, कैरियोफाइलिनी, डिल्लेनिडिनी, एरिकेनी, रोजिनी, मिर्टेनी, रूटेनी, एरेलियनी, प्रोटियनी, जेंशियनी, लेमिनी एंड लास्ट एस्टर्नी। और एस्टर्नी का जो लास्ट ऑर्डर है यानी 71th जो ऑर्डर है वो है एस्ट्रेल्स, एस्ट्रेसी फैमिली जिसमें आती है। मोनोकॉट में उन्होंने एलिस्मेलिडी सब क्लास में एलिस्मेटेनी, देन ट्रायूरनी, लिलिनी, जंकेनी, जिंजिबरनी, एरेसिडी एंड एरेनी, ये सुपर ऑर्डर्स रखे। एलिस्मेटेल्स से शुरुआत करी उन्होंने मोनोकॉट की,
एलिस से उन्होंने मोनोकॉट की शुरुआत करी और उन्होंने अंत किया एरेल्स पर, विच इज़ 21 एंड लास्ट ऑर्डर। अब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पर आ जाते हैं। मेरिट्स की जब बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ही प्लेस डाइकॉट्स फर्स्ट एंड मोनोकॉट्स देयर आफ्टर। डाइकॉट्स की शुरुआत उन्होंने मैग्नोलियल्स से की, जिसे आज के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जस्टिफाइड मानते हैं। मोनोकॉट की शुरुआत एलिस से की, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मोनोकॉट माना जाता है। फैमिलीज़ को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा और उनका फैमिलीज़ का जो जिस तरीक़े से उन्होंने किया था वो बहुत अच्छा था। क्लोजली रिलेटेड जनरा को उन्होंने साथ में रखा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एंगलर एंड प्रेंटल का जो आर्चिक्लेमाइडी मेटाग्लेमाइडी का कंसेप्ट था और हचिनसन का जो लिग्नोसी हर्बेसी का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उन सारे आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स को एबॉलिश कर दिया। तो एक बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो गई और हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड था। उन्होंने केवल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से ही इंफॉर्मेशंस नहीं ली, फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशंस के लिए उन्होंने, क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने पेलियोबॉटनी से लेके बायोकेमिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स जैसे कि पॉलन ग्रेन्स को भी देखा उन्होंने, उसके स्कल्पचरिंग को भी देखा, उनको भी यूज़ किया मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के साथ। 1980 का ये क्लासिफिकेशन है तख्ताजन का। उस समय जो क्लासिफिकेशंस आए थे 1980s की शुरुआत में, वो बहुत अच्छे क्लासिफिकेशंस थे। उस समय की नॉलेज को, उस समय की जो फाइलोजेनी थी उसको, टेक्सोनॉमी की जो नॉलेज थी उनको वो जस्टिफाई करते थे, उनको वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करते थे। उस समय क्रॉन्किस्ट का क्लासिफिकेशन आया था इन 1981, थॉर्न एंड डालग्रीन का क्लासिफिकेशन आया था इन 1983। ये सभी अच्छे क्लासिफिकेशंस थे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस थे। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत जस्टिफाइड प्रकार के क्लासिफिकेशंस थे। उसके बाद एक बहुत ज़माना गुज़रा, करीब 15-17 साल। 1998 में फिर APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का चलन चला। एक ग्रुप बना टेक्सोनॉमिस्ट का, जिन्होंने मिल कर के क्लासिफिकेशन दिया, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप क्लासिफिकेशन। और APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ज़माना अगला ज़माना है, अगला समय है। तो डीमेरिट्स की यदि हम बात करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो कभी कभी रिलेटेड जनरा की स्प्लिटिंग हो गई, क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीमली नैरोली डिफाइंड टेक्सा को ही रखा उन्होंने क्लासिफिकेशन में, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। तो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, कन्वीनियंस कम हो जाती है, इनकन्वीनियंट हो जाता है थोड़ा सा। अदरवाइज़ ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन था। बस आज इतना ही, थैंक्स।